हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो करंट अफेयर का ये सेशन चल रहा है जिसमें कि विजन आईएएस का ये करंट अफेयर जून 2023 का है। इसमें आज का टॉपिक है एथिक्स पर, जो कि अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन एथिक्स का नहीं आएगा तो इसमें सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आपके अपने आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज इसमें एक है टॉपिक और उसमें है पेट्रोनेज अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें है। तो देखिए, वीडियो बहुत छोटे से शॉर्ट में बताया गया है। तो मिलते हैं फिर। ये एथिक्स का है, तो इससे भी करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप मॉडल क्वेश्चन के हिसाब से लीजिएगा, कुछ इसमें से कुछ पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो ये आज के इसमें है पेट्रोनेज नियुक्तियां। तो इसके बारे में क्या एथिक्स बता रहे हैं, तो इसका परिचय देखते हैं। सिफारिश जुगाड़ आधारित नियुक्तियां अथवा पेट्रोनेज नियुक्तियां उन नियुक्तियों को संदर्भित करती है जिन्हें किसी प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, लोक सेवक आदि की सिफारिश पर या व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर किया जाता है। इससे न केवल पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल लोगों पर असर पड़ता है, बल्कि इससे भारत के संपूर्ण गवर्नेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं पेट्रोनेज नियुक्तियों में निहित प्रेरणा स्रोत क्या है। तो इसमें है क्विड प्रो को प्रतिपल। तो ये इसको पढ़ते हैं क्या है। ये रिश्वत या एहसान या फेवर के बदले में की जाने वाली नियुक्तियां हैं। भाई भतीजावाद या पक्षपात, तो इसको कहते हैं नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अपने अधिकार या शक्ति का उपयोग करना। अब यहाँ पर है प्रशासनिक प्रभाव बनाना। प्रशासनिक प्रभाव क्या होता है, तो व्यवस्था में उद्यम करने और प्रभाव बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत विवेकाधिकार के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। अब है पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो नैतिक मुद्दों को जानते हैं। तो इसमें है पॉइंट है व्यक्ति के प्रति वफादारी बनाम मौजूदा सिस्टम के प्रति जवाबदेही। तो इसका अर्थ है जब नियुक्ति व्यक्तियों को सिफारिश जुगाड़ के चलते अपना पद मिलता है तो वे सिस्टम के बजाय उस व्यक्ति के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाते हैं जिन्होंने उनकी नियुक्ति कराई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं, अगर वो आपके योग्यता के हिसाब से नहीं बल्कि आपको किसी सिफारिश पर नौकरी दिया जा रहा है, तो आप अपने योग्यता के नौकरी न करके या उस कंपनी के फेवर में नौकरी न करके जो व्यक्ति आपको कार्य दिलवाया गया है, जॉब दिलाया है, उसके प्रति आप ज्यादा ही आकर्षित रहेंगे। उसकी नियुक्ति आप करवाएं तो उसी को आप कार्य उसका करेंगे। तो यही कहा जा रहा है इसमें वफादारी आप उस व्यक्ति के प्रति दिखाएंगे, न कि उस कंपनी के, या न तो वो गवर्नमेंट जॉब दिया गया है तो गवर्नमेंट के प्रति। चलिए दूसरा इसमें है मेरिटोक्रेसी या योग्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन। तो यहाँ पर आदर्श पदों को व्यक्तियों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की नियुक्तियों में मेरिटोक्रेसी की उपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पदों पर या अहम भूमिकाओं के निर्वहन में अप्रभावी या अक्षम व्यक्तियों के शामिल नियुक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ वही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाना चाहिए, लेकिन इसमें उल्लंघन हो जाता है, यही कह रहा है। अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, यानी अगर कोई अवसर है तो उसके समानता का सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है। इसकी वजह से सिफारिश जुगाड़ के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के कारण योग्य और सक्षम व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही उनके इस धारणा को भी बल मिलता है कि उनके प्रयासों और योग्यताओं की उपेक्षा की गई है तथा इस पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया। मतलब किसी व्यक्ति का अगर अवसर मान लीजिए मिला है, मान लीजिए किसी वैकेंसी निकला है और उसमें 100 लोगों की नियुक्ति करना है, 100 लोग एलिजिबल भी हैं किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी के सिफारिश पर कार्य दिया गया और वो जो 100 लोग एलिजिबल थे उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिला। तो जो लोग योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं पा पाएंगे उनके साथ तो फिर ठगा हुआ महसूस करेंगे कि मेरे साथ तो ठगी हो गई। जिनको नौकरी मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था, कोई योग्य भी नहीं थे, उनको नौकरी मिल चुका है। तो यही इसमें मुद्दे हैं। अब है लोगों का विश्वास। लोगों का विश्वास में क्या है कि यह सिस्टम और सत्ता में बैठे लोगों के न्यायपूर्ण और गैर पक्षपाती रवैये के प्रति जनता के भरोसे को खत्म कर सकता है। इसे समग्र रूप से गवर्नेंस पर लोगों के विश्वास को क्षति पहुंचती है। तो इसके अलावा पेट्रोनेज नियुक्तियों से संबंध भाई भतीजावाद, पक्षपात, सिस्टम में आम जनता के भरोसे
को और भी कम करता है। तो अब इसके चलिए नियुक्तियों का प्रभाव देखते हैं। तो प्रभाव इसके हैं भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। तो इसका प्रयोग एक साधन के रूप में, जैसे कि राजनीतिक सहयोगियों को पुरस्कृत करने, समर्थन को बनाए रखने या क्विड प्रो को प्रतिफल व्यवस्था में शामिल होने के लिए किया जा सकता है। यह संसाधनों को उनके यथोचित स्थान की जगह कहीं और अर्थात सार्वजनिक कल्याण से इतर व्यक्तिगत लाभ की ओर स्थानांतरित कर सकता है। फिर दूसरा है खराब नीतिगत कार्यान्वयन। तो खराब नीतिगत कार्यान्वयन में कहता है कि सिफारिश जुगाड़ के माध्यम से नियुक्त किए गए अक्षम और अनुभवहीन प्राधिकारियों को नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए अगर खराब नीति कार्यान्वयन के लिए अगर किसी ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे कार्य के लिए जो जुगाड़ से आए हुए हैं उनको नियुक्त किया जाता है, जो कि किसी कार्य को करने में अक्षम है, अनुभवहीन है, तो वो ऐसे उनको कोई कार्य करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए जुगाड़ से तो नौकरी पा गए हैं या जुगाड़ से भी कहीं किसी प्रशिक्षण संस्था में अपनी नियुक्ति करवा लिए हैं, लेकिन उनको वहां कार्य करने में बहुत ही कठिनाई होती है अगर उनके हिसाब से उनको वो कार्य समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप नीतिगत परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है या वांछित नीतिगत परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूरा गवर्नेंस सिस्टम बाधित हो जाता है। तो सही बात है, अगर परिणाम स्वरूप उनको अगर वो कार्य नहीं दिया गया है और कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई आदमी है, अगर उसको कंप्यूटर पे काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और वो किसी जुगाड़ के माध्यम से वो नौकरी पा लेता है, लेकिन उसको कंप्यूटर की कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई उसको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, कंप्यूटर के उसको कीबोर्ड में ABCD पता नहीं कहाँ चलाता है। तो अगर उसको कोई काम दिया जाएगा कि आप इस सिस्टम पे ये काम कर दीजिए, तो उसके लिए तो बहुत कठिन होगा, काम कैसे करेगा काम, लेकिन फिर भी नौकरी पा गया है। तो यही बताया जा रहा है कि खराब नीतिगत कार्यान्वयन इसमें बहुत उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सक्षम अधिकारियों के मनोबल में गिरावट, यानी जो अधिकारी सक्षम है किसी कार्य करने के लिए, उनके मनोबल में गिरावट हो जाएगा कि क्या किसी चीज के लिए तैयारी करे। मान लीजिए कि कोई नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ रहा है और उसमें वो एग्जाम दे रहा है, सब कुछ पास कर ले रहा है, लेकिन फिर भी जिसकी सिफारिश हो रही है उसको नौकरी मिल रहा है, तो इस समय तो उसको मनोबल में गिरावट हो जाएगा। तो वही इसमें कर रहा है कि इससे सार्वजनिक सेवा के भीतर प्रेरणा और प्रतिभा की धारणा बाधित होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को अप्रासंगिक और अयोग्य महसूस करता है। वो जानता है कि वो हर एग्जाम को कैसे भी करके वो निकाल लेगा, लेकिन फिर भी वो अपने को अयोग्य महसूस इसलिए करता है क्योंकि उसकी सिफारिशें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं जैसे कि बाकी लोगों भी पहुंच पा रही हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट। तो इसमें कहा जाता है कि यह नागरिकों के समक्ष सिस्टम को भ्रष्ट, भाई भतीजावाद पर आधारित है और अपारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इससे सरकार की वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट आ सकती है और प्रभावी ढंग से शासन करने की उसकी क्षमता कमजोर हो सकती है। तो कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी को उसकी योग्यता के अनुसार कोई भी सिस्टम में या कहीं पर भी जॉब या किसी संस्था में नियुक्त किया गया है कहीं पर भी, तो वो अपने भाई भतीजावाद पर अगर ध्यान देगा तो वो अपना विश्वास और अपना कार्य भाई भतीजावाद अपने परिवार के लिए ही ज्यादा करेगा, न कि प्रशासन सरकार के प्रति ज्यादा उत्सुक रहेगा। तो इसमें उसके विश्वसनीयता की गिरावट आ सकती है। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि इसमें वो कमजोर दिखाई देगा, अपनी क्षमता सही नहीं दिखा पाएगा। अवरुद्ध आर्थिक विकास। अवरुद्ध आर्थिक विकास क्या है? तो समृद्धि और विकास मुख्यतः गवर्नेंस पर निर्भर करते हैं। कह रहा है कि समृद्धि और विकास यानी कि इसका जो डेवलपमेंट है वो मुख्यतः गवर्नमेंट पर ही निर्भर करते हैं। सिफारिश या जुगाड़ प्रणाली के सिस्टम के माध्यम से नियुक्त किए गए अक्षम, मतलब जो सक्षम नहीं है वो अक्षम, मतलब जो कार्य न कर सकता है, अक्षम अधिकारी संसाधनों का उचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल जो दिया था कंप्यूटर का, तो मान लीजिए कि अगर उनको कोई नॉलेज नहीं है, किसी कार्य करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है मतलब अक्षम है, तो वो अधिकारी जो है संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का अगर उनको ज्ञान नहीं रहेगा तो कहाँ से उसका प्रशासन कर पाएंगे, तो उसका यूज कर पाएंगे, सही से उपयोग करने में असमर्थ ही रहेंगे। तो वही इसमें कहा जा रहा है। पेट्रोजन के बारे में अभी इसमें क्या है कि नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कुछ कदम है, तो इसको कदम के बारे में पढ़ते हैं।
तो इसमें कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार यानी आरटी अधिनियम 2005, इसके द्वारा नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें नियुक्तियों और भर्तियों से संबंधित जानकारी भी शामिल है। फिर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NE, और फिर GP। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है, मतलब कि ये जब से चालू हुआ है तब से नियुक्ति प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है, तथा पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी हुई है ये योजना आने से। चलिए दूसरा देखते हैं, विल्सर ब्लोअर संरक्षण। इसमें है कि विल्सर ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 भ्रष्टाचार और गलत या अनुसूची कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोनेज नियुक्तियों के मामले में भी शामिल है। फिर यह है भ्रष्टाचार रोधी उपायों को मजबूत बनाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB जैसी भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों का गठन किया है। मतलब कि अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसी CBI और ACB का गठन किया गया है, ऐसे कदम उठाए गए हैं। और फिर अन्य है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लोकपाल, ये जो 2014 में हुआ था, तो उसी के लिए है लोकपाल। अब आते हैं इसमें आगे की राह क्या है। आगे की राह में देखते हैं, तो इसमें है संस्थानों को मजबूत करना। कैसे? तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थानों के पास योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के संचालन हेतु आवश्यक अधिकार, संसाधन और अधिदेश उपलब्ध हो। मतलब कि संस्थान को यह दिखाना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, हर जगह कैमरा लगाना चाहिए, अब तो लगे हुए हैं, कैमरा लगाना चाहिए, ठीक से जांच करनी चाहिए, भाई भतीजावाद जहाँ हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार कर देना चाहिए कि कहाँ पर कैसे बचाया जा सके, कहाँ पर कितनी नियुक्तियां हुई है, निष्पक्ष रूप से हुई है कि नहीं हुई, ये सब पारदर्शी रूप से उसका संसाधन उसका यूज करना चाहिए, वही कह रहा है, उसका संचालन ठीक से करना चाहिए। फिर अब दूसरा है नियुक्तियों के राजनीतिकरण से बचना। मतलब कि अगर कोई नियुक्ति किया गया है तो उसके राजनीतिकरण ना हो पाए। राजनीति मतलब कोई नेता बोल दिया गया कि लो मेरे घर का ये है, इसको लगा देना, यहाँ लगा देना, तो उससे बचाओ। तो यहाँ तक ये वही कहा जा रहा है, सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी एक स्वतंत्र और गैर पक्षपातपूर्ण निकाय की स्थापना कर नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। वही कह रहा है कि अगर कहीं नियुक्ति किया जा रहा है तो उसमें राजनीतिक प्रभाव ना हो, कोई राजनेता का लड़का या कोई कहीं का भी या कोई राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, तो वो किसी इंसान को बोल दे कि इनको किसी जॉब पर रख लो बिना किसी योग्यता के, तो इससे बहुत बचना चाहिए। वही कह रहा है कि नियुक्तियों के राजनीतिकरण से बचना। अब है योग्यता आधारित भर्ती को बढ़ावा देना। तो ये तो सही है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि भर्ती और चयन प्रक्रिया में योग्यता, अनुभव एवं क्षमता के महत्व पर जोर देना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति जिस लेवल का है, जिस लेवल के लिए वह तैयारी कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है, तो उसको उसी के आधार पर, उसी की योग्यता पर उसको भर्ती में लेना चाहिए, न कि किसी की सिफारिश पर। यह बहुत ही जरूरी होता है और हर जगह यह होना चाहिए। नीति और आचार संहिता को लागू करना। नीति और आचार संहिता कैसे होगा? तो नीतिपरक निर्णयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा और सत्यनिष्ठा की अवधारणाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सही है। अब लास्ट है इसमें बहुहितधारक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। बहुहितधारक विचार और विमर्श को प्रोत्साहित करना, इसमें कहना है इसका ये है, जवाबदेही को बढ़ाने, नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी और सुधारों के समर्थन हेतु नागरिक समाज संगठनों, पेशेवर संघों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था में किसी भी नौकरी में भर्ती कराया जा रहा है, किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी में नियुक्ति कराया जा रहा है, तो उसकी जवाबदेही ऐसी होनी चाहिए, रिपोर्ट ऐसे बनानी चाहिए जो कि 2-3 लोग का कुछ संगठन हो, जैसे कि संगठन, पेशेवर संघों, शैक्षणिक संस्थान, ये अलग अलग लोगों का संगठन हो, ताकि एकजुट ये लोग अलग एक ही में मिलकर धांधली कोई न करे। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें सब पारदर्शिता लाएं, इसमें नीति, ऐसा नीति बनाएं और ऐसी भर्ती का ऐसा चयन करें ताकि कोई भी इसमें हस्तक्षेप न करे और जो उसके योग्य हो, जो उसकी योग्यता उसके काबिल हो, उसी को वो जॉब मिले, न कि किसी और को। तो चलिए इसी के साथ में ये एथिक्स का ये जो है टॉपिक ये समाप्त होता है। तो आप लोग, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसमें कुछ पॉइंट जो ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इसको आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो में आपको यह
जानकर कैसा लगा। इथिक्स के बारे में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा तो इसमें ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको आपके आंसर राइटिंग में लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पॉइंट से आपके शब्दावली बहुत इंक्रीज होंगे और आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो चलिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो और हमारे वीडियो में अगर कोई सुझाव देना है, अगर कोई आपको समस्या लगती है या कोई प्रॉब्लम है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करिए और कमेंट में हम लोग को बताइए कि क्या है, और अपना सुझाव भी देना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, हम लोग उसमें और ऐड करेंगे और अपने में इसमें वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।